ऑन कर दीजिए। ठीक, हम लोग नया टॉपिक शुरू किए थे राष्ट्रपति। तो आपको पता है केंद्र की कार्यपालिका में हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी को शामिल करते हैं। और आपको पता है ये भी भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसका अर्थ है यहाँ पे संसद सर्वोच्च है, ठीक है। और संसद में क्या है, शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल एक नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री वाली मंत्रिपरिषद। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं कहिएगा, मंत्रिपरिषद, कि उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, क्योंकि देश का सारा जो विकास का जिम्मा है उसी के पास है। राष्ट्रपति क्या है, केवल उनको देखता है। भले राष्ट्रपति के नाम से सारा काम होता है, लेकिन मेन जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री की, ठीक है। तो आपने ये भी देखा था अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक किसकी चर्चा है? केंद्र की कार्यपालिका। और ये किस भाग में है? 5 में। और राज्य की कार्यपालिका किस भाग में है? 6 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 153 से 167 तक। तो हमने अभी तक इसमें 2 अनुच्छेद देखा था। एक था अनुच्छेद 52, जिसमें यह कहा गया कि राष्ट्र प्रमुख के तौर पे राष्ट्रपति का पद होगा। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति की चर्चा किस में है? 52 में। ऐसे राष्ट्रपति से संबंधित तो कई सारे अनुच्छेद हैं जो हम लोग एक एक करके देखेंगे। 62 तक चलेगा राष्ट्रपति ही, लेकिन मेन जो राष्ट्रपति का पद होना चाहिए ये किसमें है? अनुच्छेद 52 में। और अनुच्छेद 53 क्या कहता था? राष्ट्रपति अपने सारे कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग या तो खुद करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। भाई आपको पता है सर्वे सर्वा राष्ट्रपति ही है। भले ही प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है, लेकिन रैंकिंग में, पद में सबसे आगे तो वही है। आपको यही पता है वो राष्ट्र का प्रमुख भी है, भारत का प्रथम नागरिक भी है कि नहीं? तो यहाँ तक हम लोग देखेंगे। अब अगला अनुच्छेद जो है वह है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। ये किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से। अनुच्छेद 54। देखिए, इसमें यह कहा गया है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो कैसे होगा, मतलब राष्ट्रीय निर्वाचन में हिस्सा कौन लेता है, कैसे होगा वो तो 55 में है। हिस्सा कौन लेता है? तो देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, क्या इसमें जनता हिस्सा लेती है? जनता हिस्सा प्रत्यक्ष तौर पर हिस्सा नहीं लेती है। प्रत्यक्ष तौर पर हिस्सा नहीं लेती है। कि कभी भी आप राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किए हैं? नहीं किए ना। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें जनता प्रत्यक्ष तौर पर हिस्सा नहीं लेती है। इसके लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। क्या होता है? निर्वाचक मंडल। और निर्वाचक मंडल वो होता है, एक समूह है जो इसमें शामिल होगा, वही इस चुनाव में मतदान करेगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है कि निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और इस निर्वाचक मंडल कौन होता है? लोकसभा का चयनित सदस्य, मानी जो चुन के आया है, जिसे राष्ट्रपति चुना है वो नहीं शामिल होगा। पहले क्या होता था, सब सदस्य आते थे, 2 एंग्लो इंडियन आते थे। अब तो चले सिस्टम ही खत्म हो गया, तब कोई टेंशन है नहीं। अब तो सीधे कह सकते लोकसभा का सदस्य इसमें भाग लेता है। राज्यसभा का वही सदस्य हिस्सा लेगा जो चुना गया है। ये आपको पता है 12 सदस्य चुनते कि नहीं, 1/12 सदस्य, वो इसमें हिस्सा नहीं लेगा। 12 सदस्य सभी राज्य के विधानसभा के सदस्य हिस्सा लेगा। और दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर जो है यहाँ के विधानसभा के सदस्य भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो निर्वाचक मंडल में यानी राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है? लोकसभा, राज्यसभा का चयनित सदस्य, विधानसभा का सदस्य यानी बिहार विधानसभा से होगा, राजस्थान विधानसभा से होगा, हर विधानसभा का सदस्य होगा। तो क्या विधान परिषद का सदस्य इसमें होगा? नहीं होगा। जैसे बिहार में विधानसभा भी विधान परिषद भी है ना, यानी एमएलए और एमएलसी। एमएलए सब इसमें हिस्सा लेगा, एमपी और एमएलए, ठीक है।
तो अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर नहीं होता है, ये होता है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा होता है, जिसका एक निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और विधानसभा के सदस्य होते हैं, और यही लोग वोटिंग करते हैं। कैसे करते हैं वोटिंग? वोटिंग का प्रक्रिया क्या है? वोटिंग का वैल्यू कितना होता है? ये सब हम अनुच्छेद 55 में देखेंगे। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से, या तो निर्वाचन कहिए या निर्वाचक मंडल से, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा लेगा। तो ज़्यादातर सवाल यही से बन जाता है, आपको दे देगा, सीधे लिख देगा राज्यसभा सदस्य। जैसे एक सवाल आप बताइए, सवाल है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा कौन लेता है? ऑप्शन ए बी, सी, डी, उपर्युक्त सभी। बताइए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा लेता है? सोचिए, दिमाग लगाइए। आज आप लोगों का पॉलिटिकल चेक ही होगी एक तरह से। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा लेता है? हाँ, ए बी, दोनों ऐसा ऑप्शन तो है नहीं। लोकसभा सदस्य होगा। बताइए क्यों? राज्यसभा सदस्य क्यों नहीं होगा? हमें क्या लिखा है? राज्यसभा के चयनित सदस्य। पहले समझिए इसको, एक एक ऑप्शन को। तो राज्यसभा में जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, उसको इसमें हिस्सा लेने का मौका नहीं दिया जाता। लेकिन इस हिसाब से तो टोटल सदस्य हो गया ना, तो पहला गलत हो गया। यहाँ हम विधानमंडल लिखे हैं, हम यहाँ क्या लिखे हैं? विधानसभा। तो विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है, तो दूसरा भी गलत हो गया। लोकसभा सदस्य क्यों लिखे? ये वाला कई चयनित सदस्य, तो पहले 2 चयनित होता था, एंग्लो इंडियन। अब तो एंग्लो इंडियन खत्म हो गया है ना। 104वां संविधान संशोधन जो है उसमें एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। तब तो टोटल सदस्य मतदान कर सकता है ना उसमें से। इसलिए आंसर क्या होगा? सी, लोकसभा सदस्य। तो आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा, पॉलिटी में यही है, विधानमंडल विधानसभा आप लोग एक समझ लीजिए, ध्यान नहीं दिए। हम यहाँ क्या लिखे हैं? यहाँ क्या लिख लिए थे? विधानमंडल। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है धीरे धीरे अनुच्छेद 55 यानी राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि या रीति। ठीक, 54 में तो ये कहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन हिस्सा लेगा। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, इसमें बहुत फोकस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग छोटी छोटी गलती कर देते हैं, जैसे विधानमंडल विधानसभा विधान परिषद समझ में नहीं आता है। अभी आप लोग गलती इसलिए कर रहे हैं कि अभी आप लोग राज्यपालिका न्याय विधायिका नहीं पढ़े हैं। आगे जैसे पढ़ते रहिएगा तब आपको विधानमंडल विधानसभा विधान परिषद तीनों में संबंध पता चल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले समझिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसके लिए पद्धति का नाम क्या है? आनुपातिक पद्धति एवं एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा होता है। यानी राष्ट्रपति चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है? एकल संक्रमण पद्धति। ये क्या होता है, कैसे होता है, हम जो है एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव अगर सिंपल एक लाइन में पूछा जाता है तो अनुपातिक प्रणाली या अनुपातिक पद्धति एवं एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा होता है। ये कैसे होता है ये हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप तो यही पता है, इसमें एमपी और एमएलए हिस्सा लेता है।
तो क्या सबका वैल्यू बराबर होता है एमपी और एमएलए का? एमपी एमएलए का वैल्यू बराबर नहीं हुआ ना। तो पहले तो हम लोग ये तय करते हैं कि एमपी का वोट कितना होगा और एमएलए का वैल्यू कितना होगा। तो हाँ, एक याद रखिएगा, हर एमएलए का हिस्सा भी अलग अलग होता है। जैसे एमएलए यानी विधानसभा सदस्य का मत मूल्य, यानी एक विधानसभा सदस्य जो लिखाया गया है उसके मत का मूल्य कितना होता है। तो क्या होता है, संबंधित राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय संबंधित राज्य के कुल निर्वाचित विधानसभा सदस्य, निर्वाचित विधानसभा सदस्य गुना 1/1000। यानी एक विधानसभा का मत का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है, संबंधित राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय संबंधित राज्य के कुल निर्वाचित विधानसभा सदस्य गुना 1/1000। अब से बिहार के एग्जाम्पल निकालते हैं। जैसे मान के चलिए बिहार की आबादी कितनी है, 11 करोड़ लगभग, ऐसे कितनी है 10.4, ठीक है, इतनी आबादी है। और ये होता है बिहार में जो है विधानसभा कितने चुनाव, कितने सदस्य है बताइए, 243। इसे किसी डिवाइड कर दिए गुना 1/1000। तो अब 10 करोड़ को सुनना में, तो 10 करोड़ सुनना में कितना सुना हो जाएगा बताइए, तो करोड़ में कितना सुना होता है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। डिवाइड कीजिए तो मोबाइल से कितना होता है इसमें, डिवाइड कितना हो रहा है 427। तो समझ लीजिए एक विधायक का मतमूल्य, बिहार के विधायक का मतमूल्य कितना होगा, इसको डिवाइड करके जितना आएगा। तो याद रखिए विधानसभा का सदस्य का जो मतमूल्य होता है तो कैसे होता है, उस जिस राज्य का है वो, उस राज्य का कुल जनसंख्या में हम लोग वहाँ के कितने विधायक चुने गए हैं उसे डिवाइड करते हैं गुना 1/1000। तो अगर एक आदमी वोट तो उतना काउंट हो जाएगा। तो आप बताइए, एक सिंपल सवाल है, जो क्या सभी राज्यों के विधानसभा सदस्य का बराबर वैल्यू होता है? नहीं होगा ना, कि सब राज्य की जनसंख्या अलग है, विधानसभा सदस्य अलग है। इसीलिए सब राज्यों का विधानसभा का मत जो है, सदस्य का जो मत होता है वैल्यू एक जैसा नहीं होता है, सबका अपना अलग अलग है। आप इस हिसाब से निकाल सकते हैं सबका, अगर आपको वहाँ की जनसंख्या पता है और वहाँ का एमएलए कितने हैं वो पता है तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी किसका वैल्यू, एक विधानसभा सदस्य। अब सांसद भी है ना, तो सांसद का मत मूल्य कितना होता है, सांसद का मत मूल्य सिंपल है, कुल विधानसभा सदस्य डिवाइडेड बाय कुल लोकसभा सदस्य, ठीक है। जितना विधानसभा के सदस्य है उसमें से कितना डिवाइड कर देंगे,
40 क्या बोले, 40 थोड़ी लिखे हैं, विधानसभा सदस्य लोकसभा सदस्य को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए मत मूल्य, विधानसभा सदस्य का मत मूल्य डिवाइडेड बाय लोकसभा सदस्य की संख्या, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, जितना है, जैसे बिहार का इतना मत मूल्य हो गया, उसमें से बिहार का जो सांसद है, बिहार से इसे 40 सांसद गए ना, उसे डिवाइड कर देंगे, सबका भी सेट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो सॉरी नहीं, यहाँ पे ओवरऑल पूरे भारत का जितना विधानसभा सदस्य है सबका मत मूल्य और उसको 543 से डिवाइड कर देंगे, तो वो एक सांसद का वैल्यू हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो अनुच्छेद 55 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अनुपातिक पद्धति और एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा होता है, ठीक है। ये तो क्लियर है। विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य क्या होता है, उसके लिए निम्नलिखित फॉर्मूला दिया गया है, और लोकसभा सदस्य के लिए उसका एक मत का क्या वैल्यू होता है, ये दिया गया है, ठीक है। इसमें हम लोग और देखेंगे, देखिए कोई भी अगर राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो राष्ट्रपति चुने जाने के लिए जो कम से कम कितना मत मिलना चाहिए, उसके लिए एक फार्मूला है जिसे चुनावी कोटा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, चुनावी कोटा। यानी इसमें फार्मूला क्या है, कुल वैध मत डिवाइडेड बाय 2 + 1, जितना वोटिंग हुआ है उसमें डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। ठीक है, यहाँ 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला होता है निर्वाचन संख्या +1, तो चुनाव तो एक ही व्यक्ति को जाना है ना, राष्ट्रपति एक ही चुना जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ सीधे हटा के क्या कर देते हैं, सिंपल फॉर्मूला, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुल वैध मत बटे 2 + 1, यानी सीधे आधा से एक ज़्यादा कम से कम होना चाहिए। तो ये चुनावी कोटा जिस भी उम्मीदवार को इतना आ जाएगा, समझिए वो राष्ट्रपति बनेगा। एग्जाम्पल से समझिए, अब देखिए जैसे 4 लोग खड़ा है, कौन कौन, A, B और ऐसे समझिए 4 लोग खड़ा है, A, B, C और D। ये 4 कैंडिडेट हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे कोई खड़ा हो सकता है क्या, कोई भी चुनाव राष्ट्रपति चुनाव खड़ा हो सकता है? राष्ट्रपति चुनाव खड़ा होने के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक चाहिए। ये प्रस्तावक सांसद होना चाहिए, ऐसे नहीं आप कोई प्रस्तावक हो चलेंगे, और 50 क्या होना चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए। ये तो देखिए ऐसे क्या, अभी आप लोग कोई चुनाव लड़ते हैं, कोई आपके साथ जाता है ना प्रस्तावक के तौर पे, अगर राष्ट्रपति चुनाव में वही खड़ा हो सकता है, जैसे मान के चलिए कोई 50 सांसद आपको आपका नाम उजागर कर दे, तो उसमें 50 सांसद का नाम सिग्नेचर होगा, भाई हम इस व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित करते हैं। अब उस पर अलग से 50, उस 50 को छोड़ के अगले कोई दूसरा और 50 उसमें साइन करेगा, हाँ हम भी अनुमोदन कर दिए, तब उस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस तरह होता है ना लोकसभा सदस्य में 50-60 जिसको मन होता है, जो जानता कुछ नहीं है वो भी चुनाव में खड़ा हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए किया गया। यानी राष्ट्रपति चुनाव करने के लिए जैसे मान के चलिए एक खड़ा हो रहा है, तो एक खड़ा कब होगा, जब 50 सांसद कम से कम साइन करेगा जब हम ए व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा कर रहे हैं। उसके बाद 50 अलग व्यक्ति उस पर कन्फर्मेशन देगा, अनुमोदन करेगा, हाँ हम भी सहमत है, ठीक है, और तब जाकर वो व्यक्ति अपना नॉमिनेशन देगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब ऐसे 4 व्यक्ति हो गए, A, B, C और D, ठीक है। अब समझिए कोई आप सब निर्वाचक मंडल के सदस्य यानी आप लोग हिस्सा लेंगे,
आपके सामने ऐसे एक पंपलेट आएगा, जो होता है चुनावी बैलेट जो होता है। अब इधर क्या दे दिया, नाम दे दिया A, B, C और D, ठीक है। क्या नाम दिया है, A, B, C, D है। अब ये शॉर्ट में समझते, कुल मान लीजिए 8 लोग वोटिंग करेंगे। आपके पास आया, आपने क्या क्या, चलिए कितने लोग यहाँ पे, 7 लोग हैं, हम 7 से वोटिंग करवाते हैं। सबसे पहले आप बताइए, आप 4 व्यक्ति A, B, C, D, आप इसमें राष्ट्रपति किसको बने देखना चाहते हैं, A। अगर बाई चांस राष्ट्रपति A नहीं बना, दूसरे नंबर किसको, इसके एक के बाद दूसरा प्रेफरेंस कौन देना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे C को, उसके बाद B, अंत में 4 हो गया। ये आपका वोटिंग हो गया। चलिए दूसरा व्यक्ति आप लेते हैं यहाँ पे, आज 7 का टेस्ट हो ही जाए। हाँ, A, B, C, D, चलिए आप बताइए, आप पहले नंबर किसको देना चाहते हैं, B, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चलिए अब अभिषेक आप बता दीजिए, 1 मिनट रुकिएगा। A, D, C, B। आप बताइए, A, C, B, D। आप बताइए, C, B, D, A। दोगे D, A, B, C। A, B, C, D, कहाँ, A, B, C, D। तो देखिए, राष्ट्रपति पद के 4 कैंडिडेट थे, इसमें जो भी मतदान करता है उसको पूरा प्रेफरेंस देना पड़ता है। 1 नंबर पे किसको रखना चाहते हैं, 2 नंबर पे किसको रखना चाहते हैं, 3 नंबर पे किसको रखना है, इसको कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधि। अब की चुनाव क्या हो गया, अब हमें जीतने के लिए कितना चाहिए था, कुल मत कितने हुए थे, 7 है ना, तो जीतने के लिए 7/2 + 1, तो 60 कितना हो गया, 3.5 + 1, यानी कम से कम 4.5 तो होता नहीं है, तो लगभग 5 लोग होना चाहिए। 4.5 लोग थोड़ा होता है, तो 5 होना चाहिए जीतने के लिए, तो 4.5 से कम हो गया ना। तो 3 इधर गया, 3 इधर गया, एक ज़्यादा हो जाएगा, 7। कुल बात 7 है ना, तो 7 में से 2, ऐसे नहीं, ये सिस्टम से ये रूल है, इसको इतना आपको फॉलो करना पड़ेगा। जरूरी नहीं 7 है तो 4 पे जीत जाइएगा। ये जो फॉर्मूला बताया है, कुल मत में होगा /2 + 1, तो यहाँ कुल मत कितना होगा, 7 लोग वोटिंग किए, /2 3.5 + 1, तो 4.5 होना चाहिए, तो 4.5 मतलब 5वां व्यक्ति तो हिस्सा लेना ही पड़ेगा ना, तो कम से कम 5 वोट जिसको मिलेगा वही जीतेगा। तो हम लोग सबका वोटिंग कर देते A, B, C, D। अब A को नंबर 1 कौन कौन रखा, कितने लोग, 1, 2, 3, 4, A को कितना वोट मिला, 4। B को नंबर 1 कितने लोग रखा था, 1, केवल 1 व्यक्ति। C को नंबर 1 कितने लोग रखा था, C को 1, D को नंबर 1 पे 1। मतलब कौन बनेगा राष्ट्रपति, ये कैसे बनेगा, कम से 5 मिलना चाहिए ना, अरे 5 मिला उसको, अभी तक तो कोई नहीं बना है ना। अब देखिए B जो है सेकेंड नंबर पे यानी क्या ये हो गया। अब देखिए B वाला मतदान देखिए, तो B को नंबर 1 पे कौन रखा था,
पहले बी के नंबर 1 पे ये रखा है, ठीक है। अब नंबर 2 पे किसको रखा था, ये ए को। तो अब ये बी को हटा देते हैं क्योंकि तब चुनाव जीतेगा नहीं, तो बी का वोट किसको मिल गया, ए को, ठीक है। अब वो जीत गया। अगर आप ऐसा ही कर देते, जैसे इस कंडीशन में ऐसा हो जाता, जैसे इसको मान लेते, ऐसे कर देते, ऐसे समझिए, यहाँ रहता 1, यहाँ रहता 2, ऐसे कंडीशन में। तो अगर ऐसे कंडीशन में रहता तो जो सबसे कम जिसका रहता है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है, जो सबसे कम रहता है। अगर इस कंडीशन ऐसे रहता, अब इसके हिसाब से देखिए 1 हुई, और यहाँ पे सी पे और कौन कौन कर देते हैं, चलिए क्या करते हैं, 4 ए बी सी डी। तो देखिए इस कंडीशन से ए को कितना लोग मिला है, ए को कितने लोग दिया है, 3 लोग, बी को 2 लोग, और सी को और डी को 0। तो अब इस कंडीशन में 5 नहीं हुआ तो 0 तो हट गया। अब 0 जो है 2 नंबर पे किसको रखा है, यानी ये जो डी में किसी को नहीं रखा था, तो डी तो आप हटा दीजिए। तो डी का जो है यानी बाकी जो 2 नंबर पे है, यानी बी वाला, तो बी वाला जो है, एक ये बी वाला है और एक बी वाला है ना, ये 2 नंबर किसको रखा है, दोनों ए को रखा है ना, तो दोनों का नंबर किसमें चला जाएगा, ए में चला जाएगा। यानी जो सबसे कम लाता है उसका वोट दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। वो देखा है तो दूसरे नंबर पे किसको रखा है, तो उसको 1 मान लिया जाता है। इसी को कहते हैं एकल संक्रमण पद्धति। यानी जब भी मतदान होता है तो क्या कहते हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं सबका एक सीक्वेंस देता है, प्रेफरेंस देता है, और जो इस कोटा को पूरा कर लेगा वही जीतेगा। सिर्फ आधा +1 नहीं करना देना चाहिए। अगर मान लीजिए 8 लोग, अब ऐसे समझिए कुल कितने लोग मतदान कर रहे हैं सांसद विधायक, चलिए मान चलिए अगर 300 लोग मतदान कर रहे हैं, तो 300/2 + 1, ठीक है। अगर 1000 लोग मतदान कर रहा है तो 1000/2 + 1, यहाँ 7 लोग के, यही अगर 8 लोग करता तो 4 + 1 है कि नहीं, 7 कर दिया, इसीलिए कन्फ्यूजन हो गया, सर 4 होना चाहिए था। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, इसको कहते हैं एकल संक्रमण पद्धति। ये फॉर्मूला आपको नहीं याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है और ये याद रखना है, ठीक है। लिखिएगा, लिखिए, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अनुच्छेद 55 के तहत, उसके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से क्या होता है, एकल संक्रमण पद्धति। और उसमें क्या है, जो भी निर्णय होगा उसके संबंधित विवाद से, राष्ट्रपति के चुनाव से विवाद अगर हो गया तो भाई निर्णय अंतिम फैसला किसका होगा, सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग आते हैं अनुच्छेद 56, तो इसमें कहा गया है राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि। पदावधि का अगर संधि विच्छेद कीजिए तो पद जो अवधि, यानी पद की अवधि कितनी होगी। कितने साल का था राष्ट्रपति का पद, 5 साल। यानी एक जो राष्ट्रपति एक बार जो चुनाया जाएगा वो कितने वर्ष तक रह सकता है, 5 वर्ष तक। तो अगर ये बताइए, क्या राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी हट सकता है, कब, 2 कहे, एक तो हम अपनी मर्जी से हट सकते हैं, क्योंकि अगर राष्ट्रपति खुद चाहे हम राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना चाह रहे हैं तो आप आसानी से हट सकते हैं। और एक होता है अगर उस पर कोई ऐसा केस दर्ज होगा, केस यानी संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो उस कंडीशन पे उस पर महाभियोग भी चलता है। अच्छा ये बताइए, क्या राष्ट्रपति का पदावधि बढ़ाया जा सकता है, 5 वर्ष से ज़्यादा हो सकता है, कब, आपातकाल में नहीं,
देखिए राष्ट्रपति का जैसे क्या नियम है, राष्ट्रपति का वैसे कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। पदावधि कितने वर्ष का होता है? 5। इससे पहले या तो खुद से वो त्यागपत्र दे दे, और वो त्यागपत्र अगर हटना चाहे तो त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकते हैं। तो पहले इतना याद रखिएगा, राष्ट्रपति का पदावधि होता है 5 वर्ष का। राष्ट्रपति चाहे उससे पहले त्यागपत्र देकर के अपना पद छोड़ सकता है, लेकिन त्यागपत्र किसको देगा ये सवाल बनता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, आपके पास ऑप्शन आएगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। ऑप्शन आएगा उपराष्ट्रपति, चीफ मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या जो लोकसभा अध्यक्ष, ऐसे करके आपको लिख के आएगा। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। ठीक है। हाँ, एक नियम है, जैसे मान के चलिए कोई राष्ट्रपति है जिनका कार्यकाल है 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2029। ठीक है, तो अगला जो राष्ट्रपति चुनाव होगा वो इस तिथि से पहले चुनाव हो जाना चाहिए, यानी इस राष्ट्रपति के 5 साल पूरा होने से पहले चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश, भाई दुनिया में कुछ भी हो सकता है, किसी कारणवश 31 दिसंबर 2029 तक अगर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ, और राष्ट्रपति का चुनाव कब तक हुआ? 1 फरवरी 2030 को, तो तब तक तो ये जो राष्ट्रपति का चुनाव करते यही इन्हीं का कार्यकाल बढ़ जाएगा, यानी जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आएगा तब तक ये पद नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वैसे तो 5 साल का ही है, अगर 5 साल के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। अगर चुनाव नहीं हुआ तो जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आएगा तब तक पुराने राष्ट्रपति भी अपना पद ग्रहण किए रहेंगे। क्लियर है? कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रह सकता है। ठीक है, प्राचीन काल से ही मानता है राजा का पद कभी खाली नहीं होता है। आपने रामायण देखा होगा, रामायण में जब भगवान राम जो चले जाते हैं वन, और जब भरत लौट के आते हैं तो भरत को पता चलता है जो हमें राजगद्दी देने के चक्कर में मेरी माँ ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। तो भरत तो भाई जानते हैं उन भाइयों में प्यार तो था ही, भरत उनको मनाने के लिए चल जाते हैं जंगल, पूरा राजपाट पूरा माँ और सबको लेकर के। तो बोलते हैं भाई ये गद्दी आपका है, इस गद्दी पे आप ही बैठिए। तो भगवान राम ने कहा भाई देखो हमने माता पिता को वचन दे दिया, और रघुकुल का रीत है प्राण जाए पर वचन न जाए, और हम ही अगर ये तोड़ दे तो फिर राजा बन के भी क्या फ़ायदा, जब अपने लालच के लिए, लोभ के लिए, सत्ता के लिए अपना वचन तोड़ दे, तो ये तुम ही रखो। तो भरत कहते नहीं ये आपका गद्दी हम नहीं संभालेंगे। तब राम कहते हैं भाई देखो किसी भी राजा पद खाली नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो ठीक है, 14 वर्ष तक तुम मेरा राज संभालो, और जब हम वापस आएंगे हम तुमसे अपना राज ले लेंगे। लेकिन राजा का पद कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि राजा का पद जैसे खाली होता है देश में अराजकता फैल जाती है, पड़ोसी दुश्मन हमला करने की सोचने लगता है, कोई कानून व्यवस्था नहीं रहता है कि नहीं। तो यही कारण था, तो इसी मान्यता का आज ही माना जाता है कभी भी राजा का पद खाली नहीं रहता है। आज का राजा तो राष्ट्रपति हुए ना, तो उनके आने से पहले दूसरा, माने उनको जाने से पहले दूसरा राष्ट्रपति आ जाना चाहिए। हाँ, जब तक दूसरा राष्ट्रपति नहीं आते हैं तो इस कंडीशन में 5 साल से बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या है, 5 वर्ष का पदावधि होता है। उससे पहले अगर वो चाहे तो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे करके क्या करें, अपना पद छोड़ सकते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष से ज़्यादा भी हो सकता है। कब? जब अगर किसी कारणवश दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ, ये तो नॉर्मल कंडीशन में है। लेकिन हाँ, अगर कभी ऐसा लग रहा है तो राष्ट्रपति का कोई ऐसा काम संविधान के विरुद्ध हो रहा है,
यानी राष्ट्रपति अगर संविधान विरुद्ध काम करता है, कार्य करने पर अनुच्छेद 61 के तहत, ये पॉइंट याद रखें, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यानी अगर राष्ट्रपति कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति पे अनुच्छेद 61, याद रखिए अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग मतलब कहने के बाद राष्ट्रपति को हटाने की विधि समय से पहले, है कि नहीं? यानी 5 वर्ष नहीं हो गया, 5 वर्ष बाद तो अपने आप हट जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर हटाना हो उसकी इच्छा के विरुद्ध तो महाभियोग एक प्रक्रिया है। लेकिन महाभियोग कब आएगा? जब राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध में कार्य करें। और एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, महाभियोग केवल राष्ट्रपति के खिलाफ ही जारी होता है और इसके अलावा किसी के खिलाफ जारी नहीं होगा। महाभियोग जो महामहिम है तो केवल राष्ट्रपति का। ये बहुत बार पूछा गया है, महाभियोग किस पे लगे जाता है? ऑप्शन देता है राष्ट्रपति, राज्यपाल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा अध्यक्ष, ऐसे के ऑप्शन दे देगा आपको। तो किसके खिलाफ आता है? केवल राष्ट्रपति के खिलाफ। अब ये महाभियोग में क्या होता है? अब मान चलिए कोई ऐसे राष्ट्रपति है जिन पे ये आरोप लगा वो संविधान विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ चाहे तो राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी ये शुरू किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए लोकसभा में ही, चलिए हमने किस में शुरू कर दिया? लोकसभा। अब लोकसभा में कम से कम 1/4 सदस्य, कितना सदस्य? 1/4 सदस्य एक प्रस्ताव लाएगा, महाभियोग लगाएगा। महाभियोग लाने के लिए कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? कम से कम 1/4, जितना सदस्य उसमें है 1/4 सदस्य लाएगा और ये सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को दे दी जाती है। यानी 14 दिन पूर्व सूचना के बाद ये सदस्य लाया जाता है, भाई आप पे महाभियोग चलेगा। अब 1/4 सदस्य लाया, अब इस पर चर्चा होगी, क्या सही में जांच होगा। जैसे मान के लिए सिंपल सी बात है, लोकसभा में 1/4 सदस्य ने क्या किया? राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ले आया, ठीक है। अब इसकी सूचना 14 दिन पूर्व से राष्ट्रपति को है, ताकि उसको भी तो अपना बात रखने का मौका मिलना चाहिए ना। अब अचानक बुला लिए, आइए आपको बात हो, तो अब यहाँ पे लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी सदस्य में कम से कम 1/4 सदस्य के कहने पर राष्ट्रपति पे महाभियोग शुरू हुआ। अब इस पर चर्चा होगा जो क्या सही में गलत हुआ है कि नहीं हुआ है। चर्चा होने के बाद जब पूरा चर्चा हो गया तब क्या हो गया? कम से कम 2/3 सदस्य अगर ये मान लेता है राष्ट्रपति गलत काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब लोकसभा से पारित हो गया। कितने सदस्य होने चाहिए? 2/3 सदस्य। लाने के लिए कितने सदस्य चाहिए? लाने के लिए 1/4 और पारित होने के लिए ऐसे समझिए, जैसे मान चलिए इस क्लासरूम में 50 विद्यार्थी हो, 50 विद्यार्थी में हमने कहा भाई कोई भी प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 5 विद्यार्थी चाहिए, तो 5 विद्यार्थी मिलकर साइन करके प्रस्ताव लाया और उस पर चर्चा हुई और हमने बोला कम से कम 30 लोग जब तक हाँ नहीं कहेगा तब तक आपकी बातों को नहीं मानेंगे। तो आपने 5 लोग तो प्रस्ताव ला दिया, हम उस प्रस्ताव को सबके सामने रख दिए, भाई देखिए इस 5 विद्यार्थी ने ये प्रस्ताव लाया है, आप लोगों को क्या राय है, अपना अपना विचार दीजिए। और अंतिम में मतदान होगा और जो 30 लोग अगर इसके समर्थन में हो जाएंगे तो वो लागू हो जाएगा। उसी तरह क्या है, यहाँ पे 1/4 सदस्य लाते हैं, उस पर चर्चा होता है, राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है ताकि वो भी तो बताएं हम क्यों किए, ऐसा नहीं किए। उसके बाद अगर 2/3 सदस्य कहता हाँ महाभियोग आगे बढ़ाया जाए तो लोकसभा में पारित हो गया, अगर इससे कम हुआ तो फिर पारित नहीं होगा। अब ये जाएगा राज्यसभा में, कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। और वहाँ भी चर्चा होगा
और वहाँ भी अगर 2/3 सदस्य के द्वारा पारित हो गया, यानी लोकसभा में भी, और तब राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यहाँ राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता क्यों नहीं होती, बताइए? कि याद है कोई भी कानून बनता है तो लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति की साइन बनता है, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों से पास हो गया तो राष्ट्रपति की साइन की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती है? कि भाई उसी पे तो केस चल रहा है, अब थोड़ा साइन कर देगा वो। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलता है अनुच्छेद 61 के तहत, कब शुरू होगा? कम से कम 1/4 सदस्य ये प्रस्ताव लाएंगे 14 दिन पूर्व सूचना दिए हुए। उसके बाद बहस होगी, बहस होने के बाद कम से कम 2/3 सदस्य की सहमति चाहिए, फिर वो दूसरे सदन में जाएगा, वहाँ भी 2/3 सदस्य की सहमति चाहिए, और दोनों में अगर पारित हो गया तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा। ये होता है महाभियोग। महाभियोग में सवाल आपसे कैसे बनेगा? किस अनुच्छेद में महाभियोग की चर्चा है? अनुच्छेद 61। दूसरा होगा महाभियोग किस किस पे लाया जाता है? तो केवल राष्ट्रपति में। महाभियोग की शुरुआत किस सदन से होती है? किस सभा से? किसी भी सभा से, चाहे वो लोकसभा हो या। महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 1/4। महाभियोग पारित करने के लिए 2/3। महाभियोग को और पड़ेगा। देखिए याद है हम जो राज्यसभा का चुनाव पढ़े थे राष्ट्रपति का, तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा भी था। तो क्या यहाँ विधानसभा की कई चर्चा किए हैं? तो हटाने के लिए केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। विधानसभा के सदस्य चुनाव में लेते हैं, विधानसभा के सदस्य, लेकिन हटाने में नहीं लेते हैं। एक सवाल ये बनता है, अच्छा देखिए इसमें भी क्या क्या, राज्यसभा का सभी सदस्य हिस्सा लेता है, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, लेकिन चुनाव में क्या था, केवल निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते थे। ठीक है, क्लियर है? तो देखिएगा